हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के वो हम कवर कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस, ये सब हम प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट्स जैसे कि आपको पता है कि किसी भी तरह की कोई चेंज जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो अब अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हुई हैं। ठीक है, और लास्ट वाली अमेंडमेंट जो है उसका नाम है नारी शक्ति वंदन। ये वुमेन की रिजर्वेशन के रिलेटेड है। तो जितनी भी नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स अभी तक हुई हैं उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एंड एमसीक्यूज़ के बाद मैं आपके साथ एक लिस्ट रीड करूँगा। उस लिस्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स उसमें होंगी मैं आपके साथ वो रीड आउट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 इज़ रिलेटेड टू। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा ये हुआ था 1951 में। ठीक है, आज़ादी के बाद ही हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। और ये किस रिलेटेड था? देखिए, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, तो ये 8वां शेड्यूल जो है ये हमारा लास्ट शेड्यूल था उस टाइम, यानी कि टोटल 8 थे। और 9वां शेड्यूल हमने फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा था। और ये था किसके रिलेटेड? ये जो अमेंडमेंट थी, ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो थी लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड थी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, 3 वर्ड्स थे जो कि अडॉप्शन के बाद, अडॉप्ट तो हमने 1949 में किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लीमेंट हमने किया है 1950 में। उस टाइम सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक वर्ड है इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो हैं उस टाइम प्रीएम्बल में नहीं थे जब हमने अडॉप्ट किया था, ये बाद में हमने ऐड किए हैं। ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है? ये हुआ है हमारी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो हैं हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए हैं। और इसी अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट के थ्रू मास चेंजेस हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू। 24th अमेंडमेंट जो थी ये किस रिलेटेड थी? इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या बोला गया था कि जब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये किसी बिल को पास कर देते हैं। ठीक है, ये बिल अब जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास साइन होने के लिए, और जब साइन हो जाएगा तो वो एक्ट बन जाएगा। ये जब साइन होने जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के पास, तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस होते हैं, या वो उसको विदहोल्ड कर सकता है, या वो रिटर्न कर सकता है, या उसको एक्सेंट दे सकता है। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन 24th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जब एक बिल जो कि अमेंडमेंट करना चाह रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में वो पास होके जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो उसको विदहोल्ड करे। ठीक है, यानी कि उस पर ये कंपल्शन बनती है, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि वो उस अमेंडमेंट बिल जो है उसको एक्सेंट दे दे, यानी कि उसमें अपना हामी भर दे, उस पर यस बोल दे, ताकि वो एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज़ लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 चेंज द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो 44th अमेंडमेंट थी इससे कौन से प्रोविजंस में चेंज लाया गया था? क्या वो फंडामेंटल राइट्स थे, क्या वो इमरजेंसी पावर्स थी, या जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स थी, या फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट थी? ठीक है, तो इससे जो है हमारी इमरजेंसी पावर्स पे चेंजेस लाई गई थी। जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इमरजेंसी उसमें कुछ चेंजेस लाई गई थी। हुआ क्या था? देखिए, 1975 के टाइम पे इमरजेंसी थी देश में, और ये इंदिरा गांधी हमारी उस टाइम पे जो कांग्रेस की पीएम थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उनने अपनी किसी पॉलिटिकल मोटिव के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो उससे होता क्या है कि उससे आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा की लाइफ जो है बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है, यानी कि अगर आप इमरजेंसी लगा दोगे तो उस टाइम में इलेक्शंस वगैरह नहीं होंगे तो लोकसभा की लाइफ अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए किसी तरह की कुछ चेंजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और वो चेंजेस जो थी वो उनने काइंड ऑफ मिसयूज़ कर रहे थे वो कुछ प्रोविजंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब क्या हुआ, 1977 में आई जनता पार्टी की सरकार और उसके पीएम बने मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और 44th की थी जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में जितनी भी चीज़ें हुई थी 42nd में, उसका जो उसमें जो जो चीज़ें की गई थी उसका ऑपोजिट 44th अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था, ठीक है। क्योंकि दो अलग अलग सरकारों ने किया था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, इसने इमरजेंसी प्रोविजंस के रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज की। 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड टू कर्ब द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। इट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। एक और चीज़ इसमें हुआ था कि पहले जो जब हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उसमें तीन तरह की, मैंने आपको बोली, दो तरह की इमरजेंसी होती है, एक इंटरनल इमरजेंसी, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। इंटरनल होती है जब देश में खुद के मतलब देश के अंदर ही किसी तरह का कोई वायलेंस वगैरह हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, ठीक है। तो पहले उस दंगा फसाद ये सब चीज़ों के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब उसको उसके लिए बोला जाता है आर्म्ड रेबिलियन। ये टर्म जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रेबिलियन टर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो सरकार थी जनता पार्टी की, ये सिर्फ 2 साल रही थी, ठीक है, 1977 से 1979 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाई विच अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से। तो ये थी हमारी 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 मूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स टू ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। पहले ये फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 कैपिटल ए के लिए। फंडामेंटल राइट वो राइट होता है जिसकी एनफोर्समेंट के लिए अगर ये कोई वायलेशन करे फंडामेंटल राइट की तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट से वो राइट फिर से एनफोर्स करा सकते हो। लेकिन लीगल राइट जो है, लीगल राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आपका पूरा हक नहीं बनता है उस राइट को एनफोर्स कराने का। इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी इफ्स और बट्स आते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो आपकी ईजिली मिल जाते हैं आपको। तो लीगल राइट जो है, लीगल राइट में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द जुडिशरी एंड द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट कि आपको वो राइट जो है उसका बेनिफिट होगा या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। देखिए, जब हम आज वोट देने जाते हैं तो जितने भी हमारे सिटीजन्स 18+ होते हैं वो वोट देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था हमारा 1989 से पहले, उस टाइम पे होता था जो लोग 21 साल से ऊपर की एज के होते थे सिर्फ वो वोट दे पाते थे, ठीक है। तो एक अमेंडमेंट लाई गई, एक चेंज की गई संविधान में, जिस चेंज में ये किया गया कि जो वोटिंग एज थी उसको 21 से 18 साल कर दिया गया। तो वो कौन सी हमारी अमेंडमेंट थी, वो थी 61st अमेंडमेंट, ठीक है। इट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर बोथ लोकसभा के इलेक्शंस के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलए वगैरह जो चुनते हैं हम उनके लिए भी, और एमपीज वगैरह जो चुनते हैं उनके लिए भी। पहले 21 इसमें भी एज थी, 21 इसमें भी थी, ठीक है। अब दोनों में 18-18 कर दी गई थी। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इंट्रोड्यूस्ड। जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, पंचायती राज 73rd में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 52nd के थ्रू आया था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन क्या होता है, पार्टी बदलने को जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं या एमपीज़ वगैरह होते हैं या एमएलएज वगैरह होते हैं, ये एक पार्टी से निकलते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन, ठीक है। जब होता है क्या है कि जब नॉर्मली कोई एमएलए या कोई एमपी चुन के आता है एक पर्टिकुलर पार्टी से, वो पर्टिकुलर पार्टी से एक एमएलए चुन के आता है जब, तो
वो उस टाइम तक, जब तक वो उस पोस्ट पे है एज ए एमएलए या एज ए एमपी, वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पार्टी की वजह से भी वो इलेक्शन जीतता है। कुछ तो खुद का उसका मतलब होता है हार्ड वर्क उसमें, लेकिन कुछ जो है पार्टी के नाम पे भी उसको वोट मिलता है। तो इसलिए वो पार्टी नहीं छोड़ सकता, और अगर वो पार्टी छोड़ेगा और दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये किसके तहत होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन यानी कि उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, वो अब एमपी या एमएलए नहीं रहते, उस टाइम वो चाहे तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस टाइम कोई पावर होती नहीं है। ठीक है। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ठीक है। देखिए, हमारे देश में ये प्रोविज़न है कि जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है, ये अपना अपना स्फीयर देखते हैं। गवर्नमेंट का अपना एक स्फीयर है, जुडिशरी का अपना स्फीयर है। ठीक है। ये एक दूसरे पे, जुडिशरी जो है, जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा चीज़ें की जाती हैं, जो पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, जो एक्ट्स लाए जाते हैं, इन पे जुडिशरी एक चेक रखती है। ठीक है, नज़र रखती है। लेकिन ये तभी नज़र रख पाएगी अगर ये इंडिपेंडेंट रहेगी। अगर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा जुडिशरी पे, तभी जाके जुडिशरी जो है इस पे नज़र रख पाएगी। तो हमारे देश में ऐसा होता है कि जजेस जो हैं वो खुद ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट का जजेस को अपॉइंट करने में कोई रोल नहीं है। ठीक है। इसलिए जजेस जो हैं किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस्ड या बायस्ड ओपिनियन नहीं देते हैं। वो जब भी डिसीजन लेते हैं वो एक फ्री और फेयर डिसीजन होता है। ठीक है। लेकिन 2014 में क्या हुआ? 2014 में बनाया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इन्होंने बोला कि एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जिसमें जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे, जिसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होंगे, और ये मिल के जो है जजेस को अपॉइंट करेंगे। लेकिन जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इम्पैक्ट होगा। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट मेंबर्स को ला रहे हो जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जजेस जो हैं वो बायस्ड होंगे फिर, क्योंकि गवर्नमेंट के मेंबर जो हैं वो उन्हीं जजेस को रिकमेंड करेंगे जो इनके फेवर में होंगे। ठीक है। तो फिर जुडिशरी का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की? तो ये थी 99th। ठीक है। और 100 तो जो थी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ बॉर्डर का डिस्प्यूट था। इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज करके उसका टाइटल है। वो डिस्प्यूट जो है वो 100th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिजॉल्व किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इज रिलेटेड टू व्हाट? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि सबको पता है, इट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और 74th जो है दैट इज़ रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है हमारा 11वां शेड्यूल जोड़ा गया था। 11वां शेड्यूल इज़ रिलेटेड टू अगेन पंचायती राज, और इसमें 29 ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जिन पे पंचायत इंस्टीट्यूशन कैन make the legislation over these 29 subjects that have been kept in 11th schedule of the Indian Constitution। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच अमेंडमेंट? जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो ये लाया गया था हमारा 101, 101वीं अमेंडमेंट एक्ट थी। 2016 में ये अमेंडमेंट लाई गई थी। इसके थ्रू जीएसटी लाया गया था। और जीएसटी के अंडर हमारे 17 डिफरेंट टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया, यानी कि 17 अलग अलग टैक्सेस को जमा करके जीएसटी के अंडर डाल दिया गया। ठीक है। रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट गिव्स स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी? जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को स्टेटस मिला है, ये कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला है? ये मिला है 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली एक यूटी है। ठीक है। और इसकी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक। तो इसको ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसी अमेंडमेंट एक्ट में मिली, और इसमें 70 सीटें दी गई, यानी कि 70 जो है एमएलए जो हैं दिल्ली में चुन के आते हैं इलेक्शंस में। ठीक है। और 3 ऐसी यूटीज़ हैं जिनकी असेंबलीज़ हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एक दिल्ली है,
एक पुडुचेरी है और एक हमारी जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज। देखिए, जिस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज लाया जाएगा उसी अमेंडमेंट के थ्रू वुमेन को रिजर्वेशन भी दी गई है। तो ये है हमारा अगेन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और रिजर्वेशन कितनी है? 1/3 एट ऑल लेवल्स। 3 लेवल्स हैं। ठीक है, थ्री टायर है, 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायती राज का। तो तीनों लेवल्स पे जो है 1/3 रिजर्वेशन दी जाएगी वुमेन को। और ये 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? एक है विलेज पंचायत, दूसरा है ब्लॉक पंचायत, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, ये 3 लेवल्स पे वुमेन को तीनों लेवल्स पे रिजर्वेशन मिलेगी। और कितनी? 1/3 यानी कि 33%। ठीक है, 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी अमेंडमेंट ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था? तो ये हमने परसों भी किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले टॉपिक वीडियो में हमने ये कवर किया है। तो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। और कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, और पार्ट कौन सा था? पार्ट 4A आर्टिकल 51A। कितनी ड्यूटीज़ हैं? 11 ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 मेड विच ऑफ द फॉलोइंग ए फंडामेंटल राइट। 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से प्रोविजन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था? ये भी हमने पहले किया है। 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा राइट टू एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। और आर्टिकल इसका था 21A। आर्टिकल 21A के अंडर इसको रखा गया था। और इसमें यह बोला गया था कि जितने भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में हैं, इट इज़ दियर राइट टू हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एडेड विच लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स मैं बता चुका हूँ आपको कि 8 टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें से जो 8वां शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था उस टाइम सिर्फ 14 लैंग्वेजेस में थी। और बाद में हमने इसमें एडिशन की कितनी? 8 लैंग्वेज और ऐड की अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो अभी करंटली 22 लैंग्वेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो जो 92nd अमेंडमेंट थी इसने कौन सी लैंग्वेज ऐड की 8th शेड्यूल में? तो ये थी मैथिली, डोगरी, संथली, बोडो। ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं। इसके अलावा भी सिंधी वगैरह भी ऐड की गई थी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारा आंसर इसका बी हो जाता है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट एडिड मैथिली, डोगरी, संथली एंड बोडो टू द 8th शेड्यूल विच लिस्ट द रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर निकाला गया था? तो ये हमारा था 44th अमेंडमेंट एक्ट। और ये कौन सी सरकार के द्वारा लाया गया था? जनता पार्टी। ठीक है, मोरारजी देसाई उनके पीएम थे। The 44th Amendment Act of 1978 removed the right to property from the list of fundamental rights and made it a legal right under Article 300 कैपिटल A। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97th Constitutional Amendment Act of 2011 dealt with 97th अमेंडमेंट किस रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट के थ्रू मिला? तो ये था हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विच ग्रुप इन द पार्लियामेंट। 104 वाली जो अमेंडमेंट है इसने रिजर्वेशन दी किस ग्रुप को? वुमेन को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लासेस को, एंग्लो इंडियंस को। देखिए, ये जो एंग्लो इंडियंस है ना, इनके लिए पहले 2 एंग्लो इंडियंस जो थे वो लोकसभा में चुने जाते थे। ठीक है, इनके लिए 2 सीट्स जो थी लोकसभा में रिजर्व थी, ये रिजर्वेशन थी इनकी। लेकिन 104 अमेंडमेंट एक्ट में ये रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली रिजर्वेशन थी उसको एक्सटेंड कर दिया। ये पहले से चलती आ रही है, इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया। ठीक, 104th अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन
ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बट एक्सटेंडेड द रिजर्व्ड सीट फॉर एंग्लो इंडियन। यानी कि SC और STs की रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई थी, लेकिन एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन ख़त्म कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, GST को लाया गया था? तो ये था हमारा 101, 101वीं अमेंडमेंट थी। इसके थ्रू हमारा GST इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ये हमारे MCQs हो गए रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो हम देखते हैं। तो ये है हमारी अमेंडमेंट्स, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही याद करनी है, सिर्फ वही याद रखनी है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था? 9 शेड्यूल ऐड किया था। ठीक, 7th अमेंडमेंट में क्या किया था? जो 7th पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट 10th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने दादरा एंड नागर हवेली जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया था इंडियन टेरिटरी में। 12th अमेंडमेंट में गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट किया। 14th अमेंडमेंट में पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक, 21st अमेंडमेंट में सिंधी को लैंग्वेज बना दिया गया। 15वीं लैंग्वेज थी ये, जो 8th शेड्यूल में ऐड की गई। पहले 14 थी जब हमने अडॉप्ट किया, और पहली जो मतलब अडॉप्शन के बाद जो पहली लैंग्वेज हमने ऐड की, यानी कि 15वीं लैंग्वेज ऐड की, वो थी हमारी सिंधी। और कौन सी अमेंडमेंट थी? 21st। 71st अमेंडमेंट में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी इनको ऐड कर दिया गया शेड्यूल 8 में। और 92nd आपको पता है बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ये 4 लैंग्वेज ये हमने कर लिया। 24th अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट के लिए ये कंपलसरी है एसेंट देना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। 36 अमेंडमेंट जो है, सिक्किम जो है पहले इसको एक प्रोटेक्टरेट स्टेटस दिया गया था। ठीक है, 35th अमेंडमेंट में क्या किया गया? इसका प्रोटेक्टरेट स्टेटस ख़त्म कर दिया गया और इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, और 36th अमेंडमेंट में इसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया 36th अमेंडमेंट में। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और किसकी रिकमेंडेशंस थी? स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस। इसकी रिकमेंडेशंस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमने 3 वर्ड्स जोड़े थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, 44th में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से। और इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रेबिलियन वर्ड से। इसके बाद 52nd हमने देख लिया एंटी डिफेक्शन। 61st हमने देख लिया वोटिंग एज कम कर दी गई। इसके बाद 69th हमने देख लिया UT ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला। इनकी अब 70 MLAs हैं और 7 MLCs होते हैं। इनकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये काउंसिल जो है ये सभी में नहीं होती है, क्योंकि स्टेट की जो असेंबली होती है वो असेंबली अगर सेंटर को बोले कि हमें एक काउंसिल दे दो तभी जाके एक काउंसिल बनाई जाएगी। और ये हमारा 169 आर्टिकल के थ्रू होता है। यानी कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 169 आर्टिकल के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 73rd हमने देख ली, पंचायती राज हमने इंट्रोड्यूस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में। और 11 शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें हमारे पास 29 आइटम्स है, पार्ट हमने 9 ऐड किया। 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड की। ठीक है, और 9A पार्ट जोड़ा। और 12th शेड्यूल है इसके रिलेटेड, यानी कि 12th शेड्यूल भी इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया और इसमें 18 आइटम्स रखी गई। 86th अमेंडमेंट जो थी इसमें हमने फंडामेंटल राइट बनाया किसको? एलिमेंट्री एजुकेशन को। 21A आर्टिकल जो था। ठीक है, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो भी इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी। 91st अमेंडमेंट एक्ट जो था इसमें भी ये बोला गया कि जब टोटल जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है उसका जो 15% होगा उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। यानी कि 15%
स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 97 हमने देख लिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है। 100 देख लिया इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज के रिलेटेड है। 101 देख लिया जीएसटी के रिलेटेड है। 102 देख लिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये हमने देख लिया। 338 आर्टिकल के थ्रू शेड्यूल कास्ट वाला है, 338A के थ्रू शेड्यूल ट्राइब वाला, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B के थ्रू आई गई ये कमीशन। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो हम देखते हैं आज, वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है। 104 जो है, इसमें जो एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन थी उसको सीज कर दिया गया और SC/ST जो थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। और 89th जो थी, इसमें पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एक ही में होता था, एक ही कमीशन थी, लेकिन 89th अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू इनको सेपरेट कर दिया गया। 99th अमेंडमेंट देख ली, इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक बॉडी बनाई गई थी जिसके थ्रू बोला गया था कि जजेस जो हैं वो इस बॉडी के थ्रू अपॉइंट करेंगे, और इसमें गवर्नमेंट के मेंबर भी होंगे, जुडिशरी मेंबर भी होंगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ठीक, और लास्ट हमारी अमेंडमेंट जो है, इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिजर्वेशन इन असेंबलीज, एंड इसका जो ऑफिशियल नेम है नारी शक्ति वंदन। ठीक है, आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।